सर्वाइवल ऑफ द सिकेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि एवोल्यूशन क्या जेनेटिक ट्रेड ऑफ्स करवाती है सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है और इसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो जो इसके अंदर अभी काफी सारी चीजें हैं, आपको और पता लगेगा कि क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे कैसे होती हैं। अच्छा जी, तो कौन लीड लेगा जी, बताएं। नॉन कन्फर्मिस्ट सब्सटेंशियल सर, कौन शुरू करेगा? नॉन कन्फर्मिस्ट चलें, आप शुरू कर लें। चलिए मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर देन यू गाइस टेक द लीड। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 सर्वाइवल ऑफ द सिकेस्ट, जो बुक है शैरन मोयलम की। 2 चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया कि एवोल्यूशन हमारे अंदर ऐसी जीन्स पैदा करता है जो हमें न सिर्फ डिजीजेस से फाइट करने की एबिलिटी देती है, बट ऑल्सो टू काउंटर क्लाइमेट के जो चेंजेस हैं, कोल्ड क्लाइमेट को किस तरह से टॉलरेट करना है। उसमें हमें लॉन्ग रन में तो एक तरह से डिसएडवांटेज मिलता है, पर शॉर्ट टर्म में या शॉर्ट हॉल में हमें एक एडवांटेज मिल जाता है सर्वाइवेबिलिटी का, क्योंकि एवोल्यूशन का ब्लाइंड ऑब्जेक्टिव यही है कि सेक्सुअल मैच्योरिटी तक इंडिविजुअल को जिंदा रखे, उसकी प्रायोरिटी है, सो लॉन्ग इनफ टू पास ऑन द जीन्स टू द ऑफस्प्रिंग्स एंड टू केयर फॉर देम। तो चैप्टर 3 में अगेन हम लोग बात करेंगे ऐसी जीन जो प्रमोट या सेलेक्ट की हुई है हमारे जीनों में एवोल्यूशन में, जो हमें अलाउ करती है कि सनलाइट या जहाँ सन ज्यादा है उसको किस तरह से काउंटर करना है, उन कंडीशंस को सर्वाइव करना है, और जहाँ सनलाइट कम है या कोल्ड ज्यादा है, अगेन क्लाइमेट के कुछ सर्वाइवेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या एडवांटेज जीन में मिला हुआ है। तो जस्ट बिफोर वी बिगिन कुछ 2-3 बातें अगर क्लैरिफाई कर देंगे। सनलाइट वी नो दैट वी यूज इट इन वे कि हम सनलाइट से विटामिन डी बनाते हैं अपनी बॉडी में, और विटामिन डी के काफी एडवांटेजेस हैं कि वो कैल्शियम की डायरेक्ट करता है बोन्स में, हमारे बोन स्ट्रेंथन करता है। दूसरा ये कि विटामिन डी बनती कैसे है, सनलाइट सिर्फ एक्सपोजर से नहीं, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी होने चाहिए। आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कन्वर्ट होता है विटामिन डी में। और तीसरी चीज इस चैप्टर में फॉलिक एसिड की भी बताई गई है। तो अगर आपका सनलाइट से एक्सपोजर हो रहा है, आपकी विटामिन डी बढ़ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर एक्सपोजर होगा तो वहां आपके फॉलिक एसिड के लेवल्स भी क्लाइम डाउन करेंगे। तो एक तरह से आपको ट्रेड ऑफ करना है। आपकी एवोल्यूशन इस तरह से हुई हुई है कि आगे जाके स्लाइड्स में एक्सप्लेन किया हुआ है कि जहां पर ज्यादा सनलाइट है वहां हमारे कौन से मैकेनिज्म्स इवॉल्व हुए हैं टू अलाउ अस टू हैव ऑप्टिमम लेवल विटामिन डी के और फॉलिक एसिड के, और जहां सनलाइट कम है, एक्सपोजर कम है, वहां हमारी जीन्स किस तरह से इवॉल्व किए हैं टू इंश्योर कि हमारे विटामिन डी लेवल्स भी एक रीजनेबल लेवल पे रहें और हमारे फॉलिक लेवल्स भी मेंटेन रहें। जी, तो अच्छा, तो फिर एक इधर बैलेंस की बात जो है वो मेन ये है कि हमने ये देखा पाकिस्तान में बहुत से लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, इसलिए कि वो इतना विटामिन डी अब्सॉर्ब नहीं कर पाते कि वो उनके लिए फिर सही रहे। और विटामिन डी क्या करता है, वो कैल्शियम की हड्डियों में जज़ब करने में या अब्सॉर्ब करने में उसका रोल बहुत बड़ा होता है। दूसरी चीज है फोलेट, जो कि फोलिक एसिड है, वो भी इंसान के फंक्शन में बहुत बड़ा काम करता है। जैसे जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनके लिए फोलिक एसिड बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उनके ब्लड में इतनी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स उसके ब्लड के अंदर तब होते हैं कि वो बच्चे को प्रॉपरली सपोर्ट कर सकती है। अगर किसी माँ को फोलिक एसिड की कमी हो तो मिसकैरेजेस की बहुत बड़ी वजह फोलिक एसिड की कमी हो सकती है। इसलिए जितनी भी माएँ होती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको फोलिक एसिड शुरू करवा दिया जाता है आमतौर पे, क्योंकि उनका ये इशू होता है। ठीक है, फिर विटामिन डी कैसे बनता है बॉडी के अंदर? विटामिन डी ऐसे बनता है कि आपके जिस्म के अंदर जो फैट होती है, जब आपकी स्किन के ऊपर सनलाइट पड़ती है, सूरज की रोशनी, तो आपके की फैट के जो सेल्स हैं उनके अंदर जो स्किन के अंदर आए होते हैं वो क्या बनने लग जाते हैं, वहां पे विटामिन डी बनने लग जाता है। और वो विटामिन डी ना सिर्फ आपके थायराइड फंक्शन के लिए और बहुत से दूसरे हार्मोन फंक्शंस के लिए जरूरी है, बल्कि वो आपकी हड्डियों में कैल्शियम के जज़ब होने या अब्जॉर्ब होने के लिए बड़ा ही जरूरी है। अगर वो ना हो तो लोगों की हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं। ना सिर्फ ये होता है, जॉइंट पेन रहने लगता है, जिस्म में पेन्स रहने लगती हैं, और इंसान जो है फटीग फील करता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो एक बहुत बड़ी वजह है डिप्रेशन की भी। ठीक है, यानी विटामिन डी अगर किसी के अंदर कम है तो डिप्रेशन
का ऑनसेट बहुत आसान है उस शख्स के अंदर, ठीक है। तो एंजाइटी, डिप्रेशन और इससे रिलेटेड जो हार्मोन है विटामिन डी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी स्किन में पैदा होता है। स्किन में कैसे पैदा होता है कि सन की अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो आपकी स्किन पे पड़ती हैं, तो इसके अंदर मौजूद जो सेल्स हैं वो क्या करने लगते हैं वो विटामिन डी बनाने लगते हैं। सब्सटेंशिया सर जी, इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं कि ये बात कि विटामिन डी की प्रोडक्शन, नेचुरल प्रोडक्शन जो आपकी बॉडी के अंदर होनी है, वो जिस तरह गालिब भी अभी कह रहे थे कि वो उसके दो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए। एक तो आपको सनलाइट को एक्सपोजर चाहिए, दूसरा कोलेस्ट्रॉल होना जरूरी है। तो जहां हमें पता है कि कोलेस्ट्रॉल के और मसाइल हैं, यहाँ पर ये कोलेस्ट्रॉल रिक्वायर्ड है विटामिन डी की प्रोडक्शन के लिए। एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल का अगर आप स्ट्रक्चर जाके देखेंगे तो उसमें आपको सब यूनिट्स ऐसे नजर आएंगे जो कि विटामिन डी से मिलते जुलते हैं। इसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी की दूसरे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हार्मोन्स जो हैं, जो एस्ट्रोजन है, जो टेस्टोस्टेरोन है, उसके अंदर भी बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे काम करता है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि सनलाइट से क्या मुराद है। खास तौर पर आमतौर पर हम ये समझते हैं, जो कि वो भी बात दुरुस्त है, कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो आपकी स्किन के लिए बड़ी खराब है। लेकिन दरअसल ये अल्ट्रावायलेट यूवी जो रेंज है, उसी के अंदर यूवी रेंज को यानी जो लोग उससे वाकिफ हैं कि जो उसकी वेवलेंथ जो है उनको भी फर्दर सब बैंड्स में डिवाइड किया जाता है। आमतौर पे उनको 3 बैंड्स में डिवाइड किया जाता है। एक यूवी ए होती है, एक यूवी बी होती है, एक यूवी सी होती है, ठीक है। तो जो अल्ट्रावायलेट बी बैंड जो है वो उसकी वेवलेंथ 280 से 315 नैनोमीटर्स के दरमियान होती है। ये वैसे स्किन के लिए खतरनाक है, स्किन कैंसर भी क्रिएट कर सकती है और भी मसले क्रिएट कर सकती है। जिस तरह गालिब ने कहा कि वो जो फोलेट है उसको खराब कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है फॉलिक एसिड को, जो कि वैसे रिक्वायर्ड है एक हेल्दी बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। लेकिन वही जो खराब यूवी बी अल्ट्रावायलेट का जो बी बैंड है रेडिएशन का, वही कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी के अंदर कन्वर्ट करता है। तो ये देखें यहाँ फिर वही मामला, इसी वजह से गालिब ने देखें प्रेजेंटेशन का जो टाइटल है वो भी रखा हुआ है कि जी ट्रेड ऑफ्स। आपको कई ट्रेड ऑफ्स एवोल्यूशन को फाइंड करने पड़ते हैं, क्योंकि वही चीज जो एक कॉन्टेक्स्ट में फायदेमंद है, जरा दूसरे कॉन्टेक्स्ट में वो नुकसानदेह है। यही इस बुक का मेन थीम भी है। तो आगे चलें। अच्छा, तो फिर यहाँ पे हमने दुनिया में स्किन कलर का मैप दिया। आप देख सकते हैं कि अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका के कुछ एरियाज हैं जहां पे आपको सबसे डार्क जो है स्किन मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनकी स्किन के अंदर मेलानिन जो है ना वो बहुत ज्यादा होती है। मेलानिन क्या करती है? वो यूवी बी जो अभी सब्सटेंशिया ने बताई है उसके खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। मगर ज्यादा मेलानिन होने का एक और भी नुकसान है कि विटामिन डी की प्रोडक्शन जो है वो बॉडी के अंदर कम हो जाती है। तो इसलिए इन इलाकों के लोगों, ये इलाके जितने भी जहां पे आपको इंतहाई ये डार्क स्किन मिल रही है, यहाँ पे यूवी रेडिएशन, जो यूवी बी रेडिएशन है वो बहुत हाई होती है, ठीक है। और यूवी बी रेडिएशन हाई होने की वजह से इनकी स्किन चाहे डार्क भी हो ना, तो ये अपने आप ये इतना विटामिन डी पैदा कर लेते हैं और इनका फोलिक जो एसिड है वो भी लॉस उसका नहीं होता, ठीक है। तो अगर हम पाकिस्तान और इंडिया वाली जगह देखें तो यहाँ पे हमारी ब्राउन स्किन है, मगर साउथ इंडिया के लोगों की हमें स्किन ज्यादा डार्क लग रही है। और ये याद रखेंगे, ये भी बात है कि अगर इधर वाले लोग माइग्रेट करके इधर चले जाएं तो अगले 500 साल के दौरान ही इनकी स्किन एग्जैक्टली इस लेवल पे आ जाएगी, इस डार्क ब्राउन वाले लेवल पे। और अगर यहां वाले या यहां वाले लोग उठ के यहां ऊपर रशिया, साइबेरिया में जाके रहने लगे तो इनको शुरू में तो सारे विटामिन डी वाले प्रॉब्लम्स होंगे, सब कुछ होगा, फोलिक एसिड इनका बहुत हाई होगा, मगर 500 साल में तकरीबन जो कि अगली 30 नस्लों के दरमियान इनके जो कलर्स हैं वो दोबारा से वाइट हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि स्किन कलर जिसके ऊपर लोग बड़ा फख्र करते हैं या किसी को बहुत बुरा कहते हैं या खूबसूरती और बदसूरती की अलामत है, वो क्या है? वो एक बहुत ही छोटी सी एवोल्यूशनरी चेंज, या जिसको आप कहते हैं कि एवोल्यूशनरी भी नहीं है, ये एपिजेनेटिक चेंज है, जो कि ओवर द कोर्स ऑफ टेंस ऑफ जनरेशंस जो है वो हो जाती है, उसके अंदर ये फॉल करता है। तो हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली यही स्किन कलर मैप है दुनिया का, और यूवी मैप भी इससे तकरीबन मिलता जुलता ही है कि इस जगह सबसे डार्क वाले अफ्रीका, जो तकरीबन सब सहारन अफ्रीका है, वहां पे थोड़ी सी लाइट हो जाती है। फिर ऊपर आते हैं तो इधर हम मोरक्को, और जब हम यहाँ पे
आते हैं लिबिया वगैरह में, तो इनकी जो स्किन्स हैं वो हमसे ज्यादा फेयर हैं, ठीक है, और ये पाकिस्तान और इंडिया वाले जो हैं वो ब्राउन है, और फिर यहाँ पे इस तरह से आगे आपको मिलता है सारा कुछ किस तरह से चल रहा होता है। तो ये चीज है। और नॉन कन्फर्मिस्ट सब्सटेंशिया, आप इधर कोई इस स्लाइड के बारे में? जी, इसमें ये है कि आप नॉन कन्फर्मिस्ट आप बोले। आप बोले नहीं बोले नहीं, बस मैं ये सिर्फ ये ऐड कर दूं कि मेलानोसाइट्स जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जहाँ अफ्रीका का सन बहुत स्ट्रॉन्ग है, कि चूंकि आपने ट्रेड ऑफ की बात की, बैलेंस की बात की, कि हमें विटामिन डी भी चाहिए और हमें फॉलिक एसिड भी चाहिए, तो ह्यूमन बीइंग जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद जब हम वी स्टार्टेड लूजिंग हेयर, हमारी स्किन डार्क होती गई, मेलानोसाइट के जो सेल्स हैं उन्होंने मेलानिन प्रोड्यूस करकर एक ऐसी एबिलिटी दी कि जहां सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा था वहां एब्जॉर्प्शन कम हो जाए। उस कम एब्जॉर्प्शन की वजह से विटामिन डी तो बिकॉज ऑफ मोर एक्सपोजर बन रही थी, तो जहां एक रिस्क था कि आपके फॉलिक एसिड लेवल्स कम हो सकते हैं, वो इस मेलानोसाइट या मेलानिन प्रोडक्शन जो पिगमेंटेशन की वजह से वो फॉलिक लेवल्स भी प्रोटेक्ट हो गए। फिर हमने देखा है कि हजारों साल बाद, क्योंकि इंसान तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इवॉल्व हुआ और एवोल्यूशन के साथ मेलानिन वाज प्लेइंग बहुत बड़ा एडवांटेज उसके सर्वाइवल में, कि हैविंग एक बैलेंस विटामिन डी और फॉलिक एसिड में। लेकिन जब माइग्रेशन शुरू हुई, जैसे 20,000 साल पहले हम रशियन कॉन्टिनेंट पहुंचे, हम फिर यूरोप गए, वहां पर जब डार्क स्किन पीपल लैंडेड, उनके मेलानिन लेवल्स वर नॉट एब्जॉर्बिंग इनफ सनलाइट, क्योंकि वहां इन इलाकों में सनलाइट एक्सपोजर वैसे ही कम था और उनके पास ऑलरेडी एक डिफेंस मैकेनिज्म था जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कम कर रहा था। तो जिस तरह से गालिब ने समझाया कि 500 to 1000 ईयर्स में ये रिवर्स हो गया ट्रेंड, और वो रिवर्स किस तरह से हुआ कि दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग लेस मेलानिन, चूंकि वहां सन की एक्सपोजर कम थी। उसी तरह से एब्जॉर्प्शन को प्रायोरिटी दी गई कि जितना थोड़ा बहुत सन जो मिल रहा है उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज, ऑप्टिमली एब्जॉर्ब कर विटामिन डी क्रिएट की जाए, एंड साइड बाय साइड फॉलेट लेवल्स को भी एक तरह से बैलेंस में रखा जाए। जी सब्सटेंशियल। जी, तो इन्हीं पॉइंट्स को हम फर्दर एक्सपैंड करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह अभी नॉन कन्फॉर्मिस्ट कह रहे थे कि जो मेलानिन है वो अगर आपको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट यूवी रेडिएशन, तो वो कैसे करता है? वो लाइट की एब्जॉर्प्शन को मुश्किल बना देता है। लाइट एब्जॉर्ब कम होती है, तो जब वो लाइट एब्जॉर्ब कम होती है तो जो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होनी है यूवी रेडिएशन की वजह से, वो कम हो जाती है। अब जो इसमें जो लीडिंग अंडरस्टैंडिंग है इस सारी चीज में कि चेन ऑफ इवेंट्स हुए कैसे होंगे, उसमें जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है इन द लाइट ऑफ एवोल्यूशन, वो ये है कि मोस्ट लाइकली इट मेक सेंस टू कंक्लूड के शुरू में ओरिजिनली इंसानों की जो स्किन थी वो लाइट कलर्ड थी, ठीक है, और वो अंडर कोट ऑफ डार्क हेयर थी, हाँ फर थी, ठीक है जी, डार्क हेयर। अच्छा, जब वो कोट ऑफ फर या जो बाल जो थे वो लूज किए, तो उसकी वजह से इंसान जो है वो यूवी रेज का एक्सपोजर जो है वो बढ़ गया उसका। अच्छा, जैसे ही यूवी का एक्सपोजर बढ़ा तो उसकी वजह से जो फॉलिक एसिड और जो फोलेट के जो स्टोर्स हैं जिनके ऊपर बच्चे की पैदाइश के मराहिल जो हैं वो फंडामेंटली डिपेंड करते हैं, उसकी वजह से वो खराब होना शुरू हुए, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हुए, तो जिसकी वजह से हेल्दी बेबीज की प्रोडक्शन में प्रॉब्लम शुरू हुई। इसकी वजह से एक एवोल्यूशनरी प्रेशर है, एक के ऐसी प्रेफरेंस हो कि जी मेलानिन बढ़े आपकी बॉडी के अंदर, मेलानिन बढ़े ताकि यूवी की रेज का एक्सपोजर कम हो, ताकि उन फोलेट को बचाया जा सके जो बच्चे की परवरिश के लिए चाहिए है। तो देयरफॉर मेलानिन आपकी स्किन को डार्क करती है, तो देयरफॉर डार्कर स्किन जो है वो एक एवोल्यूशनरी प्रेशर के रिस्पॉन्स में डेवलप हुई, शुरू में लाइट ही थी। ये बात हो गई। इस बात को की एक पॉइंट है समझने वाला कि जी डार्कर स्किन के लिए कैसे प्रेफरेंस एवोल्यूशन में डेवलप की। उसके बाद ये जो नॉन कन्फॉर्मिस्ट अभी कह रहे थे कि जिस तरह कुछ पॉपुलेशन के जो ग्रुप्स थे वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हुए, जहां सनलाइट जो थी वो कम थी या कम फ्रीक्वेंट थी या नंबर ऑफ आवर्स उसके कम थे,
तो उस वक्त क्या था कि जी डार्क स्किन जो है वो यूवी एब्जॉर्प्शन को रोक तो रही थी, मगर वो चूंकि वहां जो लाइट ही कम थी, तो वो इतना ज्यादा रोक रही थी कि विटामिन डी की प्रोडक्शन होना भी बंद हो गई। तो जहां वो पहले फायदा पहुंचा रही थी, तो दूसरी तरफ से उसने विटामिन डी की प्रोडक्शन को कम करना शुरू कर दिया। उसकी वजह से दोबारा इन एरियाज में एक एवोल्यूशनरी प्रेशर आया फॉर लाइटर स्किन, यानी मेलानिन को कम किया जाए। तो इस तरीके से ये ऊपर नीचे हुआ है। और उस तरीके से देखें, ये अगेन ये जो डेटा आपके सामने मैप जो पेश किया जा रहा है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन इन लाइट ऑफ दिस एवोल्यूशनरी अंडरस्टैंडिंग कितनी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशन है इस मैप की, जो ओवरऑल बाय एंड लार्ज आपको नॉर्दर्न एरियाज में आपको ऐसी पॉपुलेशन नजर आ रही है जो लाइट कलर्ड है, यानी जिनमें मेलानिन कम प्रोड्यूस हो रही है। और नीचे जहां आपको इनफ सनलाइट अवेलेबल है, तो वहां फोलेट को बचाने के लिए, फोलेट क्रिस्टल्स को बचाने के लिए मेलानिन ज्यादा है। और उनको मेलानिन ज्यादा होने से या एब्जॉर्प्शन रोकने से फर्क इस वजह से नहीं पड़ता क्योंकि सनलाइट इतनी ज्यादा अवेलेबल है कि विटामिन डी बनती रहती है। तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये एक वर्ल्ड का मैप जो है वो एवोल्यूशन की लाइट में एक्सप्लेन हो रहा है। जी गालिब, आगे चले। इसके इधर से कुछ माइग्रेशन के बारे में भी बता देते हैं कि माइग्रेशन की भी कुछ चीजें बड़ी वाजे होती हैं इसके बारे में यहां से। और कुछ लोगों के लिए जो इंडिया में रहते हैं उनके लिए बड़ी एक ये स्ट्राइकिंग बात होगी अभी। और एवोल्यूशन एक ऐसी चीज है ना कि जिग्सा पजल हर जगह जाके फिट होता है। मतलब कोई दुनिया की ऐसी चीज नहीं है जहां पे एवोल्यूशन फिट नहीं होती। कैसे? अब मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़ी हैरान कुन बातें हैं ये, देखिएगा आप जरा क्या होता है। यहां से इंसान माइग्रेट किया यहां पहले, फिर यहां से गया यहां, ठीक है, यानी अफ्रीका से निकले हम, इथोपिया से हम आए मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट से हम गए ऊपर यहां पे। जब ये यहां पे गए ना, तो यहां पे इधर यूवी रेज इतनी कम थी और इनकी स्किन इतनी डार्क थी कि इनका सर्वाइवल मुश्किल था। तो ये जाते थे, रहते थे कोस्टल एरियाज में, यहां इन जगहों पे, ठीक है। वहां पे इनको फिश अवेलेबल होती थी और ये फिश खाते थे, फिश से इनको विटामिन डी मिलता था और ये सर्वाइव कर सकते थे, ठीक है। मगर एक और मसला था, ये जो स्टेप के लोग हैं ना यहां पे जो रहते थे स्टेप्स में, इन्होंने माइग्रेशंस की हैं इंडिया में भी, ठीक है। इनका जो वाई क्रोमोसोम का हैप्लोग्रुप है वो इंडिया में ब्राह्मण पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा मिलता है, यानी स्टेप्स से ब्राह्मण लोग आए थे असल में, जो ब्राह्मण्स के एंसेस्टर थे। और फिर ये स्टेप्स के लोग इंग्लैंड भी गए थे। इंग्लैंड और इंडिया में ना एक बड़ी कॉमन चीज है, खासतौर पे इंग्लैंड का बड़ा मसला है। 3800 बीसी में तकरीबन या 3000 बीसी में स्टोन हेंज बनता है। जिन लोगों ने स्टोन हेंज बनाया था ना, वो लोग आज उनके एंसेस्टर्स सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन में 10% रह गए, ठीक है। अब क्योंकि ये यहां से निकले थे और यहां गए थे, और इस टाइम इनकी स्किन इतनी ज्यादा ब्राइट नहीं थी, ये डार्क स्किन वाले लोग थे। जब ये यहां गए तो अब इनको फोलेट चाहिए, ठीक है। तो जब ये इन इलाकों में गए जहां पे सन एक्सपोजर कम था और इनकी स्किन डार्क थी, तो इनकी फोलेट प्रोडक्शन जो है ना वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गई, जिसकी वजह से औरतों में इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स बढ़ गए। तो इसलिए आज ग्रेट ब्रिटेन में 90% जो ब्रिटन्स हैं उनका वाई क्रोमोसोम जो है ना वो स्टेप के लोगों का है, मगर उनका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो ओरिजिनल ब्रिटिश जो एंशिएंट पॉपुलेशन थी उसका था, ठीक है। और इसी तरह जो ब्राह्मण्स हैं, ब्राह्मण्स के अंदर भी खासतौर पे तिवारी और कुछ और एक तो ऐसी ब्राह्मण कास्ट हैं जिनमें स्टेप्स का वाई क्रोमोसोम सबसे ज्यादा है। उनका जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ना वो ओरिजिनल इंडिया के लोगों का है, क्योंकि जो औरतें उनके साथ, एक तो ये बात प्रपोज की जाती है कि ज्यादा गए ही औरतें मर्द थे माइग्रेशन करते, मगर दूसरी बात ये भी समझ आती है कि जो औरतें यहां से उठ के यहां गई थी उनमें इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा थे। इस वजह से जो आए थे आउटसाइड माइग्रेंट्स, उन्होंने फिर लोकल औरतों से ज्यादा उनके बच्चे पैदा हुए, ठीक है जी। अब वो कैसे हुए, वो झगड़ा था, ये था, वो एक अलग बात है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये चीज है कि एवोल्यूशन हर एक जगह पे फिट होती है जाके, ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि जब इंसान, ये पहली बात हम कर चुके हैं, अभी इधर बता दिया नॉन कन्फर्मिस्ट ने और सब्सटेंशिया ने। इसी तरह रशियन पॉपुलेशन के अंदर एक हमें चीज नजर आती है
कि जब ठंडे क्लाइमेट्स में लोग जाते हैं तो अपोलो मेरे दिन एक तो मेरे लिए अपोलिप्रोटीन जो है, चले नॉन कन्फर्म से आप ही बता दें। अच्छा, इसमें ये बात बताई रही है कि जैसे कि इंसान अफ्रीका से माइग्रेट करते कोल्डर क्लाइमेट्स में गया, जैसे रशियन कॉन्टिनेंट या यूरोप में, तो उनके पास एक जीन डेवलप हुई जिसने उनको एक एडवांटेज दिया वहां पर सर्वाइवल का, जिसको एपोलाइपोप्रोटीन कहते हैं। क्योंकि वहां पर सनलाइट कम थी तो ऑब्वियसली उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज कर एक्सपोजर कम था तो एब्जॉर्प्शन बढ़ाई गई in order to create vitamin D from sunlight. लेकिन विटामिन डी को क्रिएट करने के लिए हमने पहले स्लाइड्स में बताया कि कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है। तो ये जो जीन है, इट व्हाट इट डज इज ये आपकी बॉडी में फ्री फ्लोइंग कोलेस्ट्रॉल को पंप अप करती है। अब चूंकि वहां पर सनलाइट का एक्सपोजर कम है तो मेलानिन ओवर द पीरियड ऑफ 500 to 1000 years नीचे चला गया। आपने सनलाइट को एब्जॉर्ब करना शुरू किया और दो एक्सपोजर कम था, आपने एब्जॉर्ब तो कर लिया लेकिन आपको हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल चाहिए क्योंकि सनलाइट टू बिगिन विद बाय डिफॉल्ट इज लेस, तो आपको एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन चाहिए एंड एफिशिएंट और हाई लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल चाहिए। इस स्लाइड में ये बात एक्सप्लेन की गई है। अच्छा, तो आगे हम देखते हैं दुनिया में जो एक पॉपुलेशन जो कि स्किन ब्राइटनिंग, यानी जो साउथ के लोग या अफ्रीका के लोग किसी जगह गए ऐसी जहां पे यूवी रेडिएशन कम थी तो उनके स्किन कलर लाइट हो गए, मगर जो इनुइट पॉपुलेशन है ना एस्किमोस की, उनके रंग अभी भी डार्क ही होते हैं। उसकी वजह यह है कि क्योंकि उनमें ये वाली एवोल्यूशन की जरूरत ही पेश नहीं आई कि उनकी स्किन में मेलानिन कम हो जाए, क्योंकि वो अपनी सारी विटामिन डी जो है वो कहां से लेते हैं, वो फैटी फिश खाते हैं। उस फिश की वजह से उनके विटामिन डी इतना वैसे ही मिल जाता है, उनको जरूरत नहीं पड़ती कि वो उनकी स्किन का कलर चेंज हो। तो ये भी एक चीज है जो मजीद एवोल्यूशनरी पॉइंट को इन्फोर्स करती है कि एवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन की वजह से होती है कि भाई अगर आपको विटामिन डी अपनी डाइट में मिल रहा है, यानी आप हर वक्त विटामिन डी का सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो आपकी स्किन को फेयर कलर की होने की जरूरत ही नहीं है। तो इनके साथ एग्जैक्टली ऐसा हुआ है। मगर सबसे ज्यादा जो चीज है वो क्या है कि विटामिन डी का सिंथेसिस करने के लिए कोल्डर क्लाइमेट्स में जाके आपको अपनी स्किन का कलर चेंज करना पड़ेगा। मगर एक और चीज है वो जो अभी बता दी थी, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, इसलिए अफ्रीकन पॉपुलेशंस में हाई कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से जो है वो क्या मतलब, हाई कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से बहुत से लोगों में हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो फिर जब ये किसी लाइट मतलब किसी लो यूवी वाली जगह पे चले जाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल फिर अफ्रीकन पॉपुलेशन का हाई हो जाता है और बेचारों में हार्ट प्रॉब्लम्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि लिमिटेड सनलाइट की वजह से विटामिन डी प्रोडक्शन के लिए बॉडी को नेचुरली कोलेस्ट्रॉल रैंप अप करना पड़ता है। और जो अफ्रीकन पॉपुलेशंस हैं वो इस काबिल नहीं बेचारी होती कि वो फिर इसको कंट्रोल कर सके। मगर यहां पे मैं एक और बात बता देता हूं आपको, चाइनीज जो हैं, मैं जरा इसे क्विकली यहां से करता हूं, इसके बाद फिर सब्सटेंशियल सर से इस पे पूरा ओवरव्यू लेते हैं। चाइनीज लोगों में अल्कोहल का टॉलरेंस नहीं है, मगर वेस्टर्न यूरोपियंस के अंदर अल्कोहल का और रशियंस के अंदर अल्कोहल का टॉलरेंस है। चाइनीज जो है थोड़ा सा अल्कोहल ही पी लें तो उनके मुंह लाल हो जाते हैं और बड़ी जल्दी कई चाइनीज जो है वो ड्रंक हो जाते हैं। बहुत कम चाइनीज हैं जो कि अल्कोहल को प्रॉपरली एशियन पॉपुलेशंस कर सकती हैं टॉलरेट। क्यों? क्योंकि ये पीछे एक और बिहेवियर में इसकी वजह है। वो बिहेवियर क्या है कि यूरोप के लोग जो थे वो पानी को उबाल के नहीं थे पीते, वो क्या करते थे, वो बियर और वाइन यूज करते थे उन बैक्टीरियाज और उन पैथोजेंस को मारने के लिए जो पानी में हो सकते हैं। यानी वो खाना खाते थे, पानी पीते थे, तो साथ कोई वाइन या बियर पीते थे ताकि उनका स्टमक उसकी वजह से डिस्टर्ब ना हो। मगर चाइना में इसके उल्टे प्रैक्टिस थी। चाइनीज हमेशा से पानी उबाल के यानी उसके अंदर को पत्ती डाल के चाय पीते थे। कई किस्म की टीज जो है वो चाइनीज पिया करते थे, इसलिए उनके अंदर ये वाली चीज इवॉल्व नहीं हो सकी और वो अल्कोहल के टॉलरेंट इतने ज्यादा नहीं। ठीक है, फिर हमें यह भी पता कि बहुत से लोग जो है लैक्टोज इंटॉलरेंट है। लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब क्या है कि हम दूध जो पीते हैं, दूध के अंदर एक स्पेशल शुगर होती है जिसे लैक्टोज कहा जाता है। इंसान के अंदर एक जीन होता है
जो कि लैक्टोज को डाइजेस्ट कर सकता है। जब तक हम बच्चे होते हैं, मां का दूध पी रहे होते हैं, और उसके थोड़ी एज बाद हम दूध को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके अंदर वो जीन शट ऑफ हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम दूध को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो बहुत से लोगों के लिए यह भी कहा जाता है कि दूध जहर है, क्योंकि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं और उनको हर किस्म के स्टमक प्रॉब्लम्स दूध पीने की वजह से होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स को अगर वो कंज्यूम करना शुरू करें, एक्नी निकल आती है, एसिड रिफ्लक्स और हार्ट बर्न, वो सारे प्रॉब्लम्स उन लोगों को शुरू हो जाते हैं जो लैक्टोज को टॉलरेट नहीं कर सकते। और लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है वो ऑनसेट उसका कब होता है? जब हम मां के दूध से हटते हैं। और कई लोग ऐसे हैं कि जो कि मां के दूध से हटने के बावजूद भी उनका वो जीन कभी भी टर्न ऑफ नहीं होता, मगर ज्यादातर ऐसे इंसान हैं 60% जिनके अंदर हो जाता है टर्न ऑफ और वो नहीं दूध को टॉलरेट कर सकते। फिर जो इसकी सबसे ज्यादा सैड रियलिटी है, ठीक है, वो क्या है? वो ये है कि अफ्रीका से स्लेव्स को बनाया जाता था और उन्हें फिर कश्तियों में डाल के, गैलीज जिनको कहते थे, उनको अमेरिका ले जाया जाता था। और बेटे टू अपना माइक बंद कर दें। और ये जो प्रोसेस था ना, जिसके अंदर उनको एक कश्ती में डाल के लेके जाया जाता था, ये बड़ा ही खतरनाक प्रोसेस था, क्योंकि इसके दौरान वो इनको इतना पानी भी नहीं देते थे, ठीक है। तो उस कम पानी देने की वजह से अफ्रीका से ले जाए जाने वाले स्लेव्स की एक सिलेक्शन हो रही थी। वो सिलेक्शन बड़ी ही खतरनाक थी। वो ऐसी सिलेक्शन थी जिसके अंदर वो लोग उस जर्नी को सरवाइव कर सकते थे जिनके जिस्म में सॉल्ट कुछ ज्यादा होता था, यानी वो सॉल्ट बॉडी के अंदर रिटेन करते थे। मतलब ये है कि आप 1 टेबल स्पून सॉल्ट खा रहे हैं, आपकी बॉडी को आधे टेबल स्पून सॉल्ट की जरूरत है, बाकी का आधा टेबल स्पून सॉल्ट जो है आपकी बॉडी ने एक्सक्रीट कर देना, निकाल देना, ठीक है। मगर ये ऐसे स्लेव्स होते थे जिन्होंने वो आधा टेबल स्पून निकालना नहीं है, उन्होंने उस आधे में से कुछ मजीद स्टोर करके रख लेना है अपने अंदर। और वो फिर क्या करते थे, वो जो एक सख्त डिहाइड्रेशन वाला फेज, जो कि जब उन्हें कश्ती पे बिठा के समंदर पार कराया जा रहा होता था, उसके अंदर जा रहे होते थे, तो असल में वो लोग सरवाइव कर जाते थे जिनकी बॉडी सॉल्ट को रिटेन कर सकती थी, यानी सॉल्ट को अपने अंदर इकट्ठा करके रख सकती थी, वो लोग ये कर जाते थे। अब डॉक्टर MHS भी इधर हैं। तो जो अमेरिका की जो अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन है, वो सॉल्ट को टॉलरेट कर ही नहीं सकती। वो अगर हाई सॉल्ट डाइट वो खानी शुरू कर दें तो उनको हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज जैसे मसले हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि उनके अंदर स्पेशली उनकी सिलेक्शन हो चुकी है इस तरह की कि वो हाई सॉल्ट उनके ब्लड सर्कुलेशन और बॉडी के अंदर रहता है हर वक्त, जिसकी वजह से उनको हर किस्म के प्रॉब्लम्स बने रहते हैं और हार्ट प्रॉब्लम्स इनके अंदर ज्यादा हैं। और बहुत से ऐसे ड्रग्स जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए या हार्ट प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो लिटरली अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशंस के ऊपर इनफेक्टिव हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनके अंदर ही ये मसला है, मतलब कि सब अफ्रीकन के अंदर ये मसला है, नहीं, ये सिर्फ अफ्रीकन अमेरिकन के अंदर मसला है जिनको कश्तियों के ऊपर गुलाम बना के एक बड़े ही बुरे तरीके से वहां पे ले जाया गया था, ठीक है। मगर अगर हम कीनिया चले जाएं या हम साउथ अफ्रीका चले जाएं, इथियोपिया चले जाएं, नाइजीरिया, सोमालिया, उन मुल्कों में चले जाएं, तो उनकी पॉपुलेशंस में ये मसला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें यह पता चलता है कि यहां पे एक ऐसा जीन अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन के अंदर मौजूद है जो कि उनके सॉल्ट टॉलरेंस को बहुत बुरे तरीके से खराब करता है। और वो बेचारे, यानी आप ये देखें कि एक डिस्क्रिमिनेशन जो उनके साथ कई सदियां पहले की गई थी, उसका खमियाजा आज भी लोग भुगत रहे हैं। ये इतनी खतरनाक बात है ना। लोग कहते हैं जी रेसिज्म हम पिछले लोगों पे, भाई इंडिया में अगर हम बात करते हैं जैसे कोटा सिस्टम की और रिजर्वेशन की, तो बड़े लोग कहते हैं ओ जी वो तो इनके पिछलों के साथ ज्यादती हुई थी ना, इनके साथ तो नहीं हुई थी। भैया आप ये देखें कि जिस किसी इंसान के साथ कई सैकड़ों साल पहले डिस्क्रिमिनेशन हुई थी ना, उसकी नस्लें आज भी उस डिस्क्रिमिनेशन को भुगत रही हैं। वो डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि उनके अंदर हाइपरटेंशन, डिप्रेशन के मसले, हाई ब्लड प्रेशर के मसले। जाहिर बात है हाई ब्लड प्रेशर है तो वो बॉडी को खराब करेगा, हाइपरटेंशन और उस तरफ जा सकते हैं। हार्ट डिजीज के मसले उनके अंदर आज सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करते हैं
कि उनके एंसेस्टर्स के साथ इस तरह की शदीद ज्यादती की गई थी। तो अगर आज कोई वाइट आदमी खड़ा होकर ये कहे कि भाई हम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, इनके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, तो भाई आपके एंसेस्टर्स ने जो उनके एंसेस्टर्स के साथ किया था उसका खमियाजा वो तो बेचारे आज भी भुगत रहे हैं, मगर आप उनको कंपनसेट करने के लिए आज भी तैयार नहीं है। तो ये बात देखें कि ये एक सिंपल सी बात है कि क्या मोरालिटी भी आज एवोल्यूशन की अंडरस्टैंडिंग के बगैर एग्जिस्ट कर सकती है? मोरालिटी का हम वो स्टैंडर्ड अचीव कर सकते हैं एवोल्यूशन की अंडरस्टैंडिंग के बगैर, जो कि असल में एक प्रॉपर लेवल होना चाहिए? यानी क्या किसी के साथ कॉम्पनसेशन विदाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवोल्यूशन हो सकती है? तो ये वो एग्जांपल है जिसकी बेस पे मैं आपको ये कह रहा हूं कि नहीं। अगर हम ये जानना चाहते हैं ना कि इंसान के साथ पास्ट में क्या ज्यादती हुई थी और उन ज्यादतियों की वजह से आज उसकी नस्लें क्या भुगत रही हैं, तो उसको समझने के लिए भी एवोल्यूशन की जरूरत है। आपको कोई मजहब ये नहीं बता सकता कि अफ्रीकन अमेरिकन जो है वो आज भी हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज के प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके एंसेस्टर्स के साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुई थी कि उन्हें कश्तियों के ऊपर सवार करा के इस तरह से लाया गया था कि उनको जानवरों की तरह लाया गया था, जिसमें उन्हें पानी भी नहीं दिया गया था, और उनके वही लोग सिर्फ आ पाए थे जिनमें ऑलरेडी हाई सॉल्ट रिटेंशन का एक जेनेटिक डिसऑर्डर था। तो आप उनको सेलेक्ट करके लाए, जैसे कुत्तों को और दूसरे जानवरों को लोग सेलेक्ट करते हैं ना किसी खास ट्रेट के लिए, और वो बेचारे अनफिट होते हैं असल में। तो इस तरह अफ्रीकन अमेरिकन जो पॉपुलेशन है वो बेचारी को भी ये कहेंगे ओ जी ये तो बड़े बेवकूफ हैं, ये तो बड़े जी एकदम जी ये तो गुस्से में आ जाते हैं। ओ भाई, जिनको हाई ब्लड प्रेशर के मसले हैं वो गुस्से में तो आएंगे ना फिर। तो आप कैसे ये समझ सकते हैं कि उनके साथ जो ये उनके साथ हो रहा है उनका कसूर सिर्फ उनका है, जब आपने पीछे पास्ट में उनके साथ इतनी बड़ी ज्यादती की है? सब्सटेंशियल सर, आप ऐड करना चाहेंगे? मैं थोड़ा सा बात करूंगा इस पे। जी सर। मैंने भी इस पे किताब पढ़ी थी तो इसलिए मुझे भी थोड़ा सा याद है कि जब आप सनलाइट में बाहर जाते हैं तो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना वो सनलाइट को देखते साथ ही वो आपको वो जो क्या होता है मेलानोसाइट्स क्या होते हैं वो मेलानिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं ना। लेकिन मसला ये होता है कि वो उसको डिस्टर्ब करना बड़ा आसान हो जाता है ना, जो मैंने पढ़ा है और जितना कि मुझे याद है, क्योंकि वो पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी ऑप्टिक नर्व से इंफॉर्मेशन लेते हैं और आपकी ऑप्टिक नर्व उस वक्त काम करती है जब उस पर डायरेक्टली वो रोशनी आ रही हो। अगर आप समंदर के किनारे बैठे सन बाथ ले रहे हैं और समझ रहे हैं कि जी आप विटामिन डी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन आपने लगाई हुई है काली सन ग्लासेस, तो आप कोई सन बाथ का फायदा कोई नहीं है। वो आपको थोड़ा सा वो तो कर देगा, टैन चैन तो कर देगा सनबर्न की वजह से, लेकिन वो जो आपका विटामिन डी वाला है ना वो रुक जाएगा, क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को आती है आपकी ऑप्टिक नर्व से है। ऑप्टिक नर्व में वो वाली उस तरह की लाइट जाएगी तो फिर होगा। इज इट राइट टू से सो के गलत है ये? सब्सटेंशियल सर? जी 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 बिल्कुल, मैंने भी ये पढ़ा हुआ है। मामला ये है कि जब आप यानी मेलानोसाइट्स की जो प्रोडक्शन है और मेलानिन की जो प्रोडक्शन है वो एम्बिएंट लाइट के हिसाब से चेंज होती है। तो हमारे पास जो लाइट सेंसिटिव अगर सेंसर है, हमारे पास क्या है अल्टीमेटली वो आंखें ही हैं, लाइट सेंसिटिव सेंसर। तो वो जो आपको इंफॉर्मेशन दिमाग को जा रही है पिट्यूटरी ग्लैंड को के लाइट इंटेंसिटी को आप यानी कि लाइट को आप एक्सपोज्ड हैं, देयरफॉर आप मेलानोसाइट्स को बढ़ाएं उनकी एक्टिविटी को, ताकि वो ओवरड्राइव में जाएं और ज्यादा मेलानिन जो है वो प्रोड्यूस करें, ताकि वो फोलेट के रिजर्व्स को बचा सके, ताकि वो लाइट की एब्जॉर्प्शन को लिमिट कर सके। तो लेकिन अगर आपने सन ग्लासेस पहनी होंगी तो वो सरफेस की इफेक्ट तो आपके पास आएंगे, जिस तरह अभी आसिम भाई कह रहे थे, लेकिन आपको आपकी बॉडी को, आपके दिमाग को, पिट्यूटरी ग्लैंड को ये पता ही नहीं चलेगा कि आप एक्सपोज्ड हैं टू लाइट। देयरफॉर आप अपना जो फोलेट के जो रिजर्व्स हैं उनको आप डिस्ट्रॉय कर लेंगे। तो ये एक बात याद रखने की। सब्सटेंशियल सर, ये अफ्रीकन वाली बात के ऊपर कुछ ऐड कर दें? मैं आपने जो बातें की थोड़ा सा उनको समराइज भी कर देता हूँ, जो नॉन कन्फॉर्मिस्ट ने भी बातें की। देखिए, जब यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ गई थी कि जो डार्क स्किन है वो इसलिए इवॉल्व की थी ताकि लाइट की एब्जॉर्प्शन को रोका जा सके, ठीक है जी, ताकि वो बहुत ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होके वही फॉलिक एसिड को डिस्ट्रॉय करती है। लेकिन उनका
जो फ्लिप साइड ये थी, उसका नुकसान उन्हें ये हुआ कि उनकी विटामिन डी की प्रोडक्शन जो है वो कम हो गई। अब एवोल्यूशन जो है वो एग्जिस्टिंग जो आपके पास सेटअप है उसके ऊपर इन दैट कॉन्टेक्स्ट जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उस कॉन्टेक्स्ट में जो आपको इमीडिएट एडवांटेज मिल रही है वो वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। अब जो डार्क स्किन के लोग हैं, अगर वो लाइट की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगे दोबारा, तो वो जिसलिए उन्होंने लाइट की एब्जॉर्प्शन कम की थी फॉलिक एसिड को बचाने के लिए, वो जो उन्हें फायदा हो रहा था वो तो फिर उसको नुकसान में कन्वर्ट कर देंगे। दो तरीके हैं उनके पास, या तो लाइट की एब्जॉर्प्शन को दोबारा रेस्टोर करें ताकि विटामिन डी की प्रोडक्शन रेस्टोर हो सके, या वो क्या करें कि इंसिडेंट लाइट ने जिस चीज के ऊपर एक्ट करना है वो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल की वो तादाद की क्वांटिटी बढ़ा दें अपने अंदर। उसके लिए गालिब ने और नॉन कन्फॉर्मिस्ट ने बताया कि उन्होंने ये एक प्रोटीन की प्रोडक्शन इवॉल्व की जिसको एपोलाइपोप्रोटीन कहते हैं। उस केस में उनके जो कोलेस्ट्रॉल थे वो नॉर्मल की हद से ज्यादा जो है फ्री फ्लोइंग ब्लड के अंदर घूमने लगे, जिसकी वजह से लेसर एक्सपोजर टू लाइट से सिमिलर अमाउंट ऑफ विटामिन डी या ज्यादा अमाउंट ऑफ विटामिन डी प्रोड्यूस हो सकता था। इसकी फ्लिप साइड क्या हुई? फ्लिप साइड ये हुई कि जो डार्क स्किन के जो लोग हैं, आज भी आपको पता लगता है कि गर्चे के वो थोड़ी लाइट के एक्सपोजर से विटामिन डी बना लेते हैं, लेकिन इसकी वजह से उनके अंदर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, और जिसकी वजह से वो हाई रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज पर हैं। एक एक्सेप्शन सिर्फ गालिब ने बताई, जो इनोवेट रीजन के जो लोग थे, चूंकि उनकी डाइट के अंदर मछली बेस्ड उनकी डाइट थी जिसमें विटामिन डी था, तो उनको ये नहीं प्रॉब्लम हुई। तो ये मामला होता है। लेकिन आप ये देखें ये कितना इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कोलेस्ट्रॉल के कॉन्टेक्स्ट में, वो जो सॉल्ट रिटेंशन के कॉन्टेक्स्ट में, जो इस वक्त हमारे सामने स्लाइड है कि जो कुछ डार्क स्किन लोग थे वो जो सॉल्ट रिटेन कर सकते थे ज्यादा देर तक, वो लोग सरवाइव किए। एक कॉमन क्वेश्चन इसमें ये सवाल किया जाता है कि यार इतनी जल्दी तब्दीली आ गई एवोल्यूशन में, एवोल्यूशन तो बड़ी स्लो होती है, तो इन प्रैक्टिसेस की वजह से इतनी जल्दी तब्दीली आ गई। तो इस बात को समझें कि एक्सटिंक्शन बड़ी जल्दी हो सकती है। यहाँ पर जिस तरह गालिब कह रहे थे कि ये दरअसल ये जो सिलेक्शन है ना, जो ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, एक्सट्रीम आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। जी, यानी बड़ी क्विक चेंज किस चीज में आई है? चेंज आई है आपके जीन पूल में फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स की। आपने सिचुएशन ऐसी एनवायरनमेंट सडनली इस तरीके से चेंज कर दी ह्यूमन इंटरवेंशन के थ्रू, इंसानों की बिहेवियर की वजह से एनवायरनमेंट इस तेजी से चेंज हुई कि आपने उन डार्क स्किन वालों को खुद ही एक्सटिंक्ट कर दिया जो कि सॉल्ट को रिटेन नहीं कर सकते थे, और वही लोग फिल्टर होकर आगे गए जो सॉल्ट को रिटेन कर रहे थे। ये प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन थी, ये सिलेक्ट हुई है जल्दी से, इसलिए एवोल्यूशनरी हिसाब से ये तब्दीली बड़ी तेजी से आई। आगे क्या होना था? आगे ये है कि जी सडनली वो लोग तो एलिमिनेट हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए जो सॉल्ट को रिटेन नहीं कर रहे थे, यानी जो प्रॉपरली एक्सक्रीट कर रहे थे सॉल्ट को। जो लोग सॉल्ट को रिटेन कर रहे थे वही लोग बचे। इस इंटरवेंशन की वजह से उन्होंने ही अपने डिसेंडेंट्स आगे छोड़े और उन्होंने आगे फिर उस लिनिएज में मल्टीप्लाई किया, जिसकी वजह से अचानक एवोल्यूशनरी सेंस में अचानक वो इस सॉल्ट को रिटेन करने की जो जीन्स है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। उसकी वजह से इन बेचारों की पॉपुलेशन में आज जो है वो ब्लड प्रेशर की शिकायत ज्यादा है। डार्क स्किन लोगों में कोलेस्ट्रॉल भी एवोल्यूशन की वजह से ज्यादा है। तो इसमें जो मेडिसिन के ऊपर जो इम्पैक्ट्स हैं इस अंडरस्टैंडिंग के, वो समझना बड़ा जरूरी है कि जहां गालिब ने कहा और बिल्कुल ठीक कहा कि मोरालिटी के क्वेश्चन पर डिस्कशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवोल्यूशन नहीं हो सकती, इसी तरीके से जो प्रैक्टिकल मेडिसिन की जो प्रैक्टिस है आज की तारीख में, वो एवोल्यूशनरी अंडरस्टैंडिंग के बगैर हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक मेडिसिन जो है वो तमाम लोगों पर नहीं काम करती। जो इसकी वजह से हुआ क्या है कि एक पूरी फील्ड, एक पूरा डिसिप्लिन इमर्ज किया है जिसको कहते हैं फार्माकोजिनोमिक्स। यानी फार्माकोजिनोमिक्स का मतलब यही है कि एक एक मेडिसिनल एजेंट है या दवाई है, उसने किस तरीके से आपकी जेनेटिक्स के साथ इंटरेक्ट करना है, क्योंकि एवोल्यूशन की वजह से जो डिफरेंट जीन फ्रीक्वेंसीज इवॉल्व की है, तो इंडिविजुअल लोगों की का जो जेनेटिक मेकअप है उसकी वजह से वो डिफरेंट मेडिसिन को डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है जी, इसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी की वजह तो है ही है, फिर ड्रग में जिस तरीके से एब्जॉर्ब होना है
उसका मेटाबॉलिज्म वो आपकी जेनेटिक्स पे डिटरमिन होता है। जो आपको किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होने हैं, वैसे तो जो वो आपका जो नॉर्मल जो एक फ्लैप जो एक स्टोरी लिखी होती है, उसमें तो परसेंटेजेस लिखे होते हैं ना, इतने परसेंट लोगों को ये है, इतने परसेंट, लेकिन ज्यादा डिटेल आप आगे भी देखेंगे, ऑलरेडी ये काम शुरू हो चुका हुआ है। वो आपको बताते हैं कि जी ये जेनेटिक मेकअप के लोग होंगे तो उनको ये साइड इफेक्ट्स ज्यादा लाइकली हैं, ये जेनेटिक मेकअप जो है उनको साइड इफेक्ट्स कम होंगे। तो जो प्रैक्टिस है, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है, उसमें एवोल्यूशनरी अंडरस्टैंडिंग के बगैर ये काम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, एक एग्जांपल इस बुक में भी थी और वैसे भी है कि जो लोग डार्क स्किन्ड हैं उनको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए एक दवाई है जिसको बाइडिल कहा जाता है, वो खास उनको दी जाती है उनके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। तो देखें ऑलरेडी इन प्रैक्टिस में एवोल्यूशनरी अंडरस्टैंडिंग के मेडिसिन की प्रैक्टिस में ऑन द ग्राउंड जो है आपके सामने उसकी इम्प्लीकेशंस हैं। और हमारे जो दोस्त हैं, जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, वो बहुत ज्यादा यानी कि वैल्यूएबल प्रोफेशन है, क्योंकि जाहिर बात है कि वो लोगों के काम आते हैं वो। लेकिन अगर जो बहुत पहले, आज से फर्ज करें 20-25 साल पहले जिन्होंने अगर मेडिकल की डिग्री की थी, उस वक्त शायद एवोल्यूशन इतनी नहीं पढ़ाई जाती हो। रिसेंटली जिन्होंने किया है मेडिकल डिग्री, उन्होंने तो जरूर एवोल्यूशन को पढ़ा होगा। तो टाइम टू ब्रश अप योर स्किल्स, अगर आप एवोल्यूशन के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे तो आपको उसकी नॉन ट्रिवियल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि कैसे आपकी जो प्रैक्टिस है, क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है ना, वो इवॉल्व करेगी। सब्सटेंशियल दो पॉइंट इस पे, एक तो वो कि एक मैंने इसी किताब में शायद पढ़ा था कि वो अगर आप इस तरह के जिनमें कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती हो रही है और उसकी वजह से वो हार्ट डिजीज का शिकार हो रहे हैं, तो इट हेल्प्स देम टू गो टू द टैनिंग सलून्स, कि उससे उनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाते हैं, दैट हेल्प्स देम। और दूसरा वो मुझे भूल गया है कि उन्होंने वो अमेरिकी सोल्जर्स जब आए इधर अफ्रीका में, और उन्होंने वही दवाइयाँ जो है ना वो लोकल नेटिव्स को देनी शुरू कर दी, तो उससे लोग मरने शुरू हो गए थे। हाँ, एग्जैक्टली ये भी एग्जांपल है इसके अंदर। वो वाली एग्जांपल अगर आपको थोड़ी सी याद है तो उस पे थोड़ा सा मुझे वो याद नहीं है वैसे सब्सटेंशिया को या नॉन कन्फर्मिस्ट को शायद याद हो कि वो कोई दवाई थी जो पता नहीं मलेरिया के लिए यूज करते थे या किसके लिए यूज करते थे उन्होंने, जब वो मेरा ख्याल है G6PD डेफिशिएंसी की ये बात कर रहे हैं सब्सटेंशिया। वो एक केमिकल होता है जो है ना इनके अंदर अफ्रीकन अमेरिकन के सेल्स में नहीं होता, रेड ब्लड सेल्स में, और वो एक्चुअली उनको मलेरिया से प्रिवेंट करता है। तो उसको कहते हैं G6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक होता है। तो लेकिन वो इन लोगों में नहीं होता, लेकिन उसकी वजह से इनको जब कुछ खास दवाइयां दी जाती हैं ना, वो मलेरिया की जो क्विनाइन होती है और एक दो और जो दवाइयां हैं, वो उस वाले एंजाइम से मेटाबोलाइज होती हैं। तो वो जिनमें अगर नहीं होता तो फिर बड़ा सीवियर रिएक्शन होता है, एनाफिलैक्सिस होती है और डेथ भी हो सकती है। थैंक यू। अच्छा, एमएचएस आपने एक सवाल मजाकन पूछा था मगर इसका जवाब बड़ा सीरियस है। ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर हाजी भाई। मैं इसका खुद आंसर करने जा रहा हूं, हाजी भाई ने बाद में कुछ ऐड करना होगा तो कर दीजिएगा। हाउ डज नहीं, एक सेकंड ठहरे, दूसरा था। हाँ, हाउ डज मेलानिन इंक्रीज लेंथ ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स? Why do we see so much discrepancy in length size of certain organs in some ethnicities? तो आपने पूछा था स्पेशली कि क्या यहाँ पे जो अफ्रीकन अमेरिकन में जो पीनस की लेंथ है या साइज है वो इतना बड़ा क्यों है? ठीक है, ये बड़ा पोर्नोग्राफिक क्वेश्चन है, हमने पूछा था, मगर इसका जवाब बड़ा सीरियस है। जवाब इसका बहुत ही सीरियस है। क्यों? ये बिल्कुल भी हंसने वाली बात नहीं रहेगी एंड पे ये। इसलिए ये इसका अगेन आंसर स्लेवरी से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में दो फेजेस थे स्लेवरी के। एक के दौरान जब ट्रांसअटलांटिक स्लेव ट्रेड जारी था, जब वो स्लेव्स को इंपोर्ट कर रहे थे अफ्रीका से, ठीक है। फिर अमेरिका ने तकरीबन 100 साल ये प्रैक्टिस जारी रखने के बाद अर्ली 19th सेंचुरी में इसके ऊपर पाबंदी लगा दी। और अब क्या कर रहे थे? अब ब्रीडर बैठे थे। जैसे जानवरों के बच्चे नहीं पैदा किए जाते, इस तरह अफ्रीकन स्लेव पैदा किए जा रहे थे, जिसके अंदर एक मर्द रखा जाता था और आगे उसके 100 औरतें होती थी, या 2 मर्द होते थे या 3 मर्द होते थे। और वो स्पेशली ऐसे मर्दों को सिलेक्ट करते थे जिनका पीनस साइज बड़ा होता था, क्योंकि उसकी वजह से कम अटेम्प्ट्स के अंदर औरत प्रेग्नेंट हो सकती है। ठीक है, तो वो ऐसे मर्दों को उन्होंने आर्टिफिशियली सेलेक्ट किया था। फिर और बाकी जितने भी मर्द थे जो दूसरे थे रह गए, आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन से उनको डी सेलेक्ट करके निकाल दिया गया था।
ठीक है। और आमतौर पे जिनका पीनस साइज बड़ा होता है उनकी टेस्टोस्टेरोन हाई होती है। और अगेन एक और चीज कि टेस्टोस्टेरोन भी आमतौर पे उन लोगों की हाई होती है जिनमें कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगेन एक फनी क्वेश्चन का बड़ा सैड आंसर है, जाके रिजल्ट किस चीज में कर रही है, सिर्फ एक वही चीज नहीं था कि गैलीज के अंदर जो स्लेव आते थे उनके साथ ये मसला था, दूसरी तरफ जब इंसानों को जानवरों की तरह ब्रीड किया जा रहा था तो उसके रिजल्ट भी ऐसे ही निकलते थे। तो आज कई बार जब कभी हम कई ऐसे रेसिस्ट एग्जांपल्स देखते हैं, इवन के पोर्नोग्राफी के नीचे भी मैंने ऐसा कमेंट एक लिखा हुआ देखा है कि जी कोई वाइट पॉर्न स्टार जब किसी ब्लैक पॉर्न स्टार के साथ चली जाती है तो ये नीचे उसके लिखते हैं कि नाउ दीज एप्स हैव गॉट हर टू। ये बड़ा कॉमन एक पॉर्न हब के ऊपर कमेंट आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, इसके ट्विटर पे भी लोग मीम लगाते होते हैं, ठीक है। तो ये हालात हैं कि असल में किया इन लोगों ने खुद है, ठीक है, जो कुछ, मगर ब्लेम यानी ये देखें। और अमेरिका के वाइट सुप्रीमेसिस्ट क्रिश्चियंस जो हैं, जो कि एवोल्यूशन में नहीं बिलीव करते, आप मुझे एक बात बताएं कि क्या वो किसी अफ्रीकन अमेरिकन के असल प्रॉब्लम्स को कभी भी समझ सकते हैं? ये वो चीज है जो कि एवोल्यूशन का मॉरल साइड है। एवोल्यूशन जो मोरालिटी आपको और मुझे आज दे सकती है, एवोल्यूशन की अंडरस्टैंडिंग जो हमें लोगों के तरफ हमदर्दी एम्पैथी रखने का जज्बा एवोल्यूशन हमें दे सकती है ना, यकीन करें ये सारे दुनिया के घटिया मजहब मिल भी जाए ना तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये हमें उसका 1% भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये हमें इंसान की ट्रू हिस्ट्री से दूर करते हैं, ये हमें इंसान के ट्रू प्रॉब्लम से दूर करते हैं, उसकी एवोल्यूशनरी और जेनेटिक हिस्ट्री से दूर करते हैं, और हमें ये बताते हैं कि हर चीज बड़ी ब्लैक एंड व्हाइट है। मगर एवोल्यूशन सिर्फ हमें वो रियलिटी बता सकती है जिसके मुताबिक हम लोगों की तरफ बहुत ज्यादा जजमेंटल होना छोड़ दें, जिसकी वजह से हम रेसिज्म के खिलाफ चले जाएं। देखें सिंपल बात है, आज हमें एवोल्यूशन ये बता रही है कि यार अगर गोरा तो बैठता है ना, राइट विंगर ट्रम्पिस्ट, वो उधर बैठता है साइड पे बैठ के कहता है ओ जी ये देखो जी व्हाइट नेबरहुड्स ऐसे हैं तो ब्लैक नेबरहुड्स ऐसे हैं, तो व्हाइट सिटीज ऐसे हैं तो ब्लैक सिटीज ऐसे हैं। ओ भाई कुत्तो, जो तुमने उनके साथ किया हुआ है ना, ठीक है, वो बेचारे आज भी भुगत रहे हैं और तुम इतने बेगैरत हो कि तुम आज भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। ये चीजें हैं साइंस से दूरी। असल में पिछले दिनों हमने ये बात इस चैनल पे एस्टैब्लिश की थी कि साइंस के बगैर मोरालिटी नहीं हो सकती। ये बात याद रखिएगा, साइंस के बगैर एग्जैक्टली मोरालिटी नहीं हो सकती, क्योंकि साइंस ही आपको वो अंडरस्टैंडिंग देती है जिसके मुताबिक आप एक ट्रू मोरालिटी बना सकते हैं, जिसके मुताबिक आप लोगों को ऑपरेशन से निकाल सकते हैं, जिसके मुताबिक आप ये देख सकते हैं कि ऑपरेशन ने इंसान को किस किस तरह अफेक्ट किया, कौन सा पॉपुलेशन ग्रुप उसके ऊपर क्या क्या घटिया असरात उस डिस्क्रिमिनेशन के हुए हैं जो उन्होंने चंद सदियां, चंद हजार साल या 10,000 साल तक सही है। ये हमें एवोल्यूशन ही बता सकती है, और साइंस के बगैर मोरालिटी नहीं हो सकती। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि गोरा खड़ा होगा, ब्राह्मण खड़ा होगा, वो कहेगा ओ ये तो लोग डिजर्व करते हैं जो इनके साथ हो रहा है, इनका अपना कसूर है। मगर वो आपको कभी भी ये नहीं बताएगा, क्योंकि वो अपने भगवान को, अपने खुदा को अपनी, मेरे मुंह से अब निकलने लगा, अपनी तशरीफ में देके बैठा हुआ है, और उसको कभी ये बात समझ नहीं आनी कि भाई आपने उसके साथ जो किया है उसकी वजह से आज वो बेचारा उस सिचुएशन में पड़ा हुआ है जिसके लिए आप उसे ब्लेम कर रहे हैं। ब्लेम आपका और आपके खुदा का है, ठीक है जी। तो कोई ऐड करना चाहेगा यहाँ पे कुछ? थैंक यू एमएचएस आपके कमेंट के लिए। काश मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को गोरों ने क्या नाम है स्लेव बना के लाया। कसमें अजी भाई मैं ही कहने लग गया तो आप लोग ना वैसे मुझे वैसे ना, ये मैं कह रहा हूँ कि ये किसी की मिजरी पे हंसना नहीं चाहिए कभी भी। आप ये बात मजाक वाली है ही नहीं है असल में, ठीक है। नहीं, it was just on the lighter note, you know, I mean क्या कहते हैं, वो आप शुक्र करेंगे आपके एंसेस्टर्स इस तरह नहीं गए वहां पे। हाय गलत भाई तानू कुड़ियां छड़ के नहीं ना गईयां की तानू की दिखा हुए हैं। हां कल दसांगे, अब आप अपने रोने रोए फिर ये और फिर डॉक्टर एमएचएस डॉक्टर भी ना होते। जैसे
क्या पता कहीं ड्रग ही पड़े होते और क्या सोच रहे होते कि वो यार ये क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ये बात है। वो अपना वो ये भी ये तो कहते हैं ना, once you go black you know you never go back। चलो ठीक है। सब्सटेंशिया सर, अब आप इस बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं? ये बात को किसी और तरफ लेके जा रहे हैं दोनों नॉन कन्फर्मिस्ट सब्सटेंशिया। देखिए गालिब, आप जो ये पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं वो देखें, इंटरेस्टिंग सिंथेसिस इमर्ज कर रहा है कि मोरालिटी की अंडरस्टैंडिंग के लिए एवोल्यूशन की अंडरस्टैंडिंग कितना एक नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, बगैर इसके ये हो ही नहीं सकता। आपने अलूड किया, इशारा दिया कि जो उनके अंदर इस तरह से सिलेक्शन हुई, जो डार्क स्किन लोग हैं, कि उनके ब्लड प्रेशर जो थे वो ज्यादा रहने लगे क्योंकि सॉल्ट रिटेंशन और उनका सोडियम बैलेंस जो था वो मैसअप हुआ। अब ये सारी चीजें आपस में इतनी इंटरलिंक्ड हैं। आपने इन अ वे वो कोलेस्ट्रॉल जिनमें हाई है वो उसमें टेस्टोस्टेरोन की सिलेक्शन का हुआ। ये जो आपकी सोडियम बैलेंस और जो कोर्टिसोल का आपस में लिंक है वो भी आपस में इतना इंटरलिंक्ड है, यानी कोर्टिसोल वो स्ट्रेस हार्मोन है। ठीक है, अब देखें कि जो ये जो आपस में इनके इतने कोरिलेशंस और इंटरलिंकेजेस हैं इस तरह की चीजों के, टेस्टोस्टेरोन का एग्रेशन से ताल्लुक है, आपकी जो सोडियम इम्बैलेंस हो रहा है उसका कोर्टिसोल के साथ इंटरप्ले है। कोर्टिसोल स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग हार्मोन है, वो इन टर्न आपको अंडर स्ट्रेस रखेगा। स्ट्रेस के अंदर आप एग्रेशन आपके अंदर आएगी, आप जिटरी होंगे। तो अब ये लोग जो कहते हैं कि जी डार्क नेबरहुड्स के अंदर लोगों में एग्रेशन होता है, उनको गुस्सा ज्यादा आता है या वो ज्यादा प्रोन होते हैं टू वायलेंस, देखें कि ये सारी चीजों को समझने में एवोल्यूशन कितनी आपके लिए कितनी बड़ी एड है। बगैर उसके कैसे ये बातें समझ में आ सकती हैं? आप उनको कह देंगे कि जी उनमें एग्रेशन ज्यादा है, डार्क स्किन लोगों में वो उनमें वायलेंस ज्यादा है, पता चले कि जी उनके अंदर तो स्ट्रेस हार्मोन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है और उसके डांडे कहीं जाकर एवोल्यूशन में पीछे जाकर मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक एंगल है। वो आसिफ भाई ने एक जो सवाल बीच में किया था कि क्या आपका कोलेस्ट्रॉल बाय एक्सपोजर टू सन डिक्रीज हो सकता है, तो टू एन एक्सटेंट यस, ये भी बात दुरुस्त है कि अगर कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है तो अगर आप थ्रू एक्सपोजर टू सनलाइट उस कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट कर देंगे तो इस वजह से कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। इस वजह से आमतौर पर यह भी एनेक्डोटली कहा जाता है कि जो अगर सर्दियों के महीनों में जब आपका सन का एक्सपोजर कम है उस दौरान अगर अपना ब्लड वर्क कराएंगे तो लाइकली यह है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आएगा। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल इस वजह से बढ़ रहा है चूंकि आप डार्क स्किन्ड हैं और आपके अंदर मेलानिन जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है और वो इस वजह से प्रोड्यूस हो रही है ताकि लाइट की एब्जॉर्प्शन को, यूवी की लाइट को ब्लॉक किया जाए, तो फिर उस केस में वो सन को ज्यादा एक्सपोज करने से चूंकि आपकी लाइट की एब्जॉर्प्शन ही कम है तो उतना कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम नहीं होगा। लेकिन जाहिर बात है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल डाइटरी वजूहात से बढ़ा हुआ है और आप डार्क स्किन नहीं है तो उस सूरत में सन के एक्सपोजर से आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। ये एक मोटी मोटी बात। चलें, इसकी आखिरी स्लाइड है बस आगे, और वो ये है वही जो सब्सटेंशिया सर ने पहले ही बता दिया था, कुछ बीडिल वाली बात, और फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो अफ्रीकन अमेरिकन के लिए अब दूसरे ड्रग्स देती हैं, वो नॉर्मल वाले ड्रग्स नहीं देती जो कि आम लोगों पे कोलेस्ट्रॉल के लिए काम करते हैं, क्योंकि उनके ये सिस्टम्स जो हैं वो टोटली डिफरेंट हैं। तो उनके ऊपर मेडिसिन हालांकि इसका थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे वेस्ट में एटलीस्ट इन द यूके व्हेन यू गो टू रजिस्टर फॉर अ डॉक्टर वो आपसे आपकी रेस और आपकी एथनिसिटी भी पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने जो ब्लड टेस्ट करने होते हैं या जो डोजेजेस आपको देनी होती हैं वो उन्होंने आपकी एथनिसिटी और रेस के हिसाब से देनी हुई होती हैं। कि वो कोलेस्ट्रॉल हम लोगों का वैसे ही आई होता है, अगर गोरे का इतना हो जाएगा, गोरा तो मरने वाला हो जाएगा, तो इसलिए वो जो ब्लड टेस्ट की सर्टेन रेंजेस भी होती हैं वो भी आपकी एथनिसिटी और रेस के हिसाब से वो ऊपर नीचे उन चीज़ों को ना करते रहते हैं, और दवाई की डोजेज और उसके डिफरेंट अल्टरनेटिव भी देते रहते हैं आपको कि जो आपकी रेस के लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं ना। ठीक है, और अब मेरे ख्याल है ये स्लाइड थी लास्ट। ठीक है, तो जी ये सारी राम कहानी है
कि किस तरह से एवोल्यूशन ट्रेड ऑफ्स करती है एवोल्यूशन, और आपने आर्टिफिशियल सिलेक्शन के इंसानों पे जो ये अफ्रीकन अमेरिकन के केस में आपने जो देखी चीजें, ये किस तरह से इंसानों को इफेक्ट करती हैं। एवोल्यूशन एक ऐसी चीज है कि जिसको डिनाई करना सिर्फ और सिर्फ जहालत की वजह से पॉसिबल है, ये बात याद रखिएगा, ये याद रखें। और अगर आप लोगों ने अभी तक एवोल्यूशन को ठीक तरह से नहीं पढ़ा तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड जरूर करें। जिसने भी नहीं पढ़ा वो असल में आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से दूर हैं, ये बात याद रखिएगा, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से दूर हैं। आपको ये बताया जा रहा है कि आप आसमान से उतरे थे, आपको मिट्टी से बनाया गया था, फलां हुआ था, ढमकां हुआ था, आपको ये झूठ बताया गया। आप कभी भी अपनी असल अंडरस्टैंडिंग जो आप खुद हैं, जो आपकी असल नेचर है, उस तक नहीं पहुंच सकते। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।